हेलो गाइस। सो अभी हम देखेंगे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सेट फर्स्ट सेट है ये, जिसमें पहले 5 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के कमेंट्स में आंसर दीजिए। एंड यस, और कमेंट्स में आंसर देते जाइए वीडियो पॉज कर करके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द वैगनर ग्रुप ऑफन इन न्यूज इज, वैगनर ग्रुप जो कि अक्सर न्यूज में रहता है रिसेंट टाइम्स में, क्या है ये? जियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, भूविज्ञान का कोई ये संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन्वॉल्व इन रिसर्चेज इन्वॉल्विंग प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या प्लेट टेक्टोनिक्स को लेके रिसर्च करने वाली कोई संस्था है वैगनर ग्रुप? क्या ये एक पब्लिशिंग हाउस है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करती है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाली कोई पब्लिशिंग हाउस है ये? क्या ये एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी ग्रुप वर्किंग फॉर दोज डिस्प्लेस्ड इन यूक्रेन रशिया वॉर? यूक्रेन रशिया वॉर में जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं दोनों साइड से, स्पेशली यूक्रेन में, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए बात करने वाली कोई एजेंसी है? या फिर इट्स अ मर्सनरी ग्रुप प्रोवाइडिंग प्राइवेट पैरामिलिट्री सर्विसेज? तो इसका सही आंसर है, आप पॉज करके कमेंट्स में दे सकते हैं, मैं कंटिन्यू करते रहूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सो इसका सही आंसर होगा डी। देखिए, वैगनर, आप लोगों ने ज्योग्राफी में एक वर्ड पढ़ा होगा, अल्फ्रेड वैगनर, जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर स्टडी किए थे। उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था कि कॉन्टिनेंट्स पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, जो कि बाद में रिजेक्ट हो गई थी। सो वो वैगनर के साथ कंफ्यूज करने के लिए मैंने ये पहला ऑप्शन दिया था। तो प्लेट टेक्टोनिक्स से कुछ करना नहीं है वैगनर ग्रुप का, ना तो ये कोई पब्लिशिंग हाउस है, ना ही कोई ह्यूमन राइट्स ग्रुप है। इनफैक्ट ये एक प्राइवेट आर्मी है। सो रिसेंटली न्यूज में है कि रशिया एक ऐसा देश है जहाँ पे प्राइवेट आर्मीज भी है। एक ग्रुप है वैगनर ग्रुप, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और रशिया को प्रोवाइड कर रहा है और रशिया को हेल्प कर रहा है। और वो उसका जो मालिक है, ही इज वन ऑफ द ओलिगार्क्स, ही इज वन ऑफ द ओलिगार्क्स इन रशिया। ओलिगार्क्स कौन है? कुछ काफी अमीर लोग हैं रशिया में, बहुत ही अमीर, बहुत ही पावरफुल, जिनमें ज्यादातर का बिजनेस है हथियारों का या फिर तेल का, गैस का। काफी रिच है ये लोग। सो रशिया नाम के लिए सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है, बट उसमें भी काफी लोग बहुत बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं। कुछ उसमें ऐसे हैं जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में फुटबॉल टीम्स को भी ओन करते थे। सो ये ओलिगार्क्स हैं जो बहुत पावरफुल हैं और जो पुतिन से बहुत क्लोज हैं। सो ये बहुत पावरफुल है, बहुत पैसे हैं इनके पास, और ये फिर भी सरवाइव कर रहे हैं वहां पे आराम से। इसका मतलब जरूर है कि वो पुतिन से क्लोज हैं। सो पुतिन से क्लोज हैं, उसमें से एक बंदा ये ओलिगार्क है, जो ये मर्सनरी ग्रुप को ओन करता है और वो रशिया को प्राइवेट मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है रशियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। साथ में एक प्राइवेट आर्मी इसकी जा रही है लड़ाई करने के लिए विथ लेटेस्ट वेपन्स। सो आप चेक कीजिए उस ओलिगार का नाम क्या है और कमेंट में बताइए उस ओलिगार का नाम क्या है। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट फिर भी जस्ट देखिए उसका नाम क्या है और कमेंट में बताइए। सो इट्स अ मर्सनरी ग्रुप। मर्सनरी वो होते हैं जो पैसा लेके लड़ाई करते हैं। सो इट्स अ प्राइवेट आर्मी जो जिसको पुतिन पेमेंट करेगा वो उसके लिए फाइट करेंगे। सो मर्सनरीज वो होते हैं जो पैसे के लिए लड़ाई करते हैं। जो पैसा देगा उसके लिए लड़ाई करेंगे। सो इट्स अ मर्सनरी ग्रुप जो कि प्राइवेट पैरामिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है रशिया को यूक्रेन वॉर में। सो दैट इज वैगनर ग्रुप जो अभी न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 2, द सिटी नेम बखमुत, बखमुत नाम का शहर कहां पे लोकेटेड है? रिसेंटली न्यूज में है, बखमुत कहां पे है? क्या ये यूक्रेन में है, सूडान में है, येमेन में है, टर्की में है, कहां पे है? ये सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पे अभी डिस्टर्बेंस चल रही है। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, सूडान में थोड़ी शांति अभी हुई है, बट वहां भी लड़ाई चल रही थी, सिविल वॉर टाइप्स। येमेन में कुछ दिनों पहले सिविल वॉर नहीं, हाँ सिविल वॉर टाइप का ही था, जिसमें बाहर से रशिया और ईरान इन्वॉल्व हो गए थे। एक साइड को जो वहाँ का रूलिंग गवर्नमेंट था, जिसको वहाँ के हूथी रेबल्स, जो बागी लोग हैं जिनको हूथी बोलते हैं, एक शिया कम्युनिटी है, हूथी रेबल्स। उन्होंने ये येमेन के सुन्नी लेड गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया था, गवर्नमेंट को गिरा दिया था।
तो हुथी रेबल्स दे आर शिया, उनको हेल्प कर रहा था ईरान, और जो गवर्नमेंट टॉपल हो गई उसको वापस रिस्टोर करने के लिए बीच में सऊदी आ गया। सो हम कोई एक वीडियो में देखेंगे बाद में कि सऊदी और ईरान का एक जियोपॉलिटिकल वॉर है वहाँ पे। वो सेंट्रल एशिया को डोमिनेट करना चाहते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करना चाहते हैं। एक शिया एक सुन्नी है, और दोनों में एक आइडियोलॉजी ऑफ रिलीजियन प्लस पॉलिटिकल फाइट भी है वहाँ पे डोमिनेट करने के लिए। सो यहाँ पे येमेन में लड़ाई हुई, दोनों को मौका मिल गया, दोनों साइड को हथियार और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए। सो लड़ाई काफ़ी दिन चली, अभी वहाँ पे शांति है, वहाँ पे काइंड ऑफ पीस अभी है, चल रहा है, सीज फायर टाइप का चल रहा है, शांति है वहाँ पे येमेन में। और टर्की में भी सिविल वॉर टाइप का तो कुछ नहीं है, बट टर्की में इलेक्शन चल रहे हैं, और टर्की में कुछ दिनों पहले बहुत सारे लोग रास्ते में प्रोटेस्ट पे भी आए थे। इसराइल में लोग प्रोटेस्ट पे आए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। सो पूरा मिडल ईस्ट काफ़ी अभी फ्लक्स में है। तो बखमुत कहाँ पे है? बखमुत यूक्रेन में है, इसका आंसर है यूक्रेन। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक बड़ा शहर है जिसको रशिया और रशिया की जो प्राइवेट आर्मी है वैगनर ग्रुप, ये दोनों क्लेम कर रहे थे कि इन्होंने बखमुत को कैप्चर कर लिया है, जीत लिया है। लेकिन जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, जिस टाइम पे ये हुआ वो G7 मीट में जापान में थे, हिरोशिमा में, तो उन्होंने बयान दिया कि नहीं, बखमुत अभी भी हमारे कंट्रोल में, यूक्रेन के कंट्रोल में है। जेलेंस्की ने बोला ऐसा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट। तो वो न्यूज़ में था वो कि किसके कंट्रोल में है, अभी भी न्यूज़ में चल रहा है ये। थर्ड क्वेश्चन, नंदिनी एंड आविन, नंदिनी और आविन ये दो नाम है जो न्यूज़ में रिसेंटली हैं। क्या हैं ये? आर दे नैनो सैटेलाइट्स? छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं विच आर लेसर देन 1 kg, जिनको नैनो सैटेलाइट बोलते हैं। नॉर्मली नैनो सैटेलाइट 1 किलो से कम वजन का होता है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, IITs, ये स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट होता है, उसमें वो बनाते हैं एक नैनो सैटेलाइट जिसको इसरो लॉन्च करता है कभी कभी। सो इज इट अ नैनो सैटेलाइट? क्या ये नैनो सैटेलाइट्स हैं जो इसरो ने लॉन्च किया है? क्या ये डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं? क्या ये औरतों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं? नाम बहुत वैसा ही, नंदिनी सीम्स लाइक दैट। या फिर ये नेवी के फास्ट पेट्रोल बोट्स हैं? फास्ट पेट्रोल बोट्स होते हैं जो नेवी के होते हैं, जो नॉर्मली कोस्ट गार्ड यूज करता है, और काफी स्पीड से मूव करके लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने के लिए कोस्टल वाटर्स में, समुद्र के किनारे। इसका सही आंसर है डेयरी कोऑपरेटिव्स। ये एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ बन गया है इंडिया में। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। सो एक नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, आर्यन, द्रविडियन, एक हमेशा से एक आइडेंटिटी क्राइसिस रही है, हमेशा से। नॉट आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटीज का क्लैश रहता है नॉर्थ और उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में। सो उसमें अभी रिसेंटली एक ये हुआ कि अमूल, जो गुजरात का मिल्क कोऑपरेटिव है, काफी सक्सेसफुल, अमूल ने रिसेंटली बोला कि वो कर्नाटका में भी लॉन्च करेगा, और उसके कुछ दिनों बाद तमिलनाडु में लॉन्च करने का भी की बात थी। तो दोनों को अपोज किया गया है। कर्नाटका में, वहाँ कर्नाटका का जो लोकल कोऑपरेटिव है, दूध का कोऑपरेटिव है जिसका नाम है नंदिनी कर्नाटका में है। तो ऑपोजिशन आया वहाँ से कि ये साउथ का जो हमारा ये आइडेंटिटी है, नंदिनी हमारा ब्रांड है, हमारा आइडेंटिटी है, उसको एक नॉर्थ और वेस्ट इंडिया का, स्पेशली गुजरात का एक कंपनी आके उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कर्नाटका इलेक्शन के पहले एक बड़ा मुद्दा बन गया था। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नंदिनी पूरे कर्नाटक में पावरफुल नहीं है। नंदिनी ज़्यादातर जहाँ से दूध प्रोक्योर करता है, फार्मर्स, जो कोऑपरेटिव फार्मर्स से दूध इकट्ठा करता है, नॉर्मली वो दक्षिण कर्नाटका के जिलों में नंदिनी की बहुत अच्छी प्रेजेंस है। और पॉसिबली ये अमूल और वर्सेस नंदिनी का जो एपिसोड था, इसी के चलते द रूलिंग गवर्नमेंट जो बीजेपी की है वो कर्नाटका में सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, दक्षिण के जिलों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है और हार गई है। सो वो हो गया कर्नाटका। तमिलनाडु में जो लोकल ब्रांड है वो उसका नाम है आविन। तो रिसेंटली न्यूज़ में है बिकॉज आज जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, MK स्टालिन ने एक चिट्ठी लिखी है मिनिस्टर जो कोऑपरेटिव्स देखते हैं, कोऑपरेटिव्स देखने वाले जो इंडिया के मिनिस्टर हैं, उनको चिट्ठी लिखी है MK स्टालिन ने, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने, कि आप ऐसा ना करें,
ये हमारा जो कोऑपरेटिव है आविन, ये बहुत सारे फार्मर्स को सपोर्ट करता है। उसको उसके साथ कंपटीशन क्रिएट करने की कोशिश ना करें। ये कंपटीशन जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था, जो क्या बोलते हैं उसे, ऑपरेशन फ्लड जो कुरियन सर ने स्टार्ट किया था फॉर मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन दूध में सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए, जो कुरियन सर ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है ये कंपटीशन बिटवीन टू कोऑपरेटिव्स। ये एम.के. स्टालिन ने चिट्ठी में लिखा है कि प्लीज ऐसा कंपटीशन ना कराएं, अब इनको यहाँ पे रहने दें, अमूल को अमूल की जगह पे रहने दें। तो ये काइंड ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उठ के आ जा रहा है कोऑपरेटिव मिल्क के सेक्टर में भी। आपको क्या करना है, चेक करना है कि कोऑपरेटिव्स देखने वाले मिनिस्टर कौन है, केंद्र में कौन से मंत्री हैं जो कोऑपरेटिव्स देखते हैं, कोऑपरेटिव्स का डिपार्टमेंट देखते हैं, और वो आप कमेंट में नीचे बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिगार्डिंग स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है उसके बारे में 4 सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन से करेक्ट हैं। सो पहला सेंटेंस है अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया इज फिक्स्ड थ्रू अ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट। सो एक लॉ है पार्लियामेंट का, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988, वो अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया देखता है एसपीजी में किसको अपॉइंट कर सकते हैं, कौन उसका डायरेक्टर होगा, कौन उसको लीड करेगा। तो ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है एसपीजी वॉज क्रिएटेड इन द आफ्टरमाथ ऑफ असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी। राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी एलटीटी के टेररिस्ट्स द्वारा जो हत्या हुई थी, उस हत्या के बाद एसपीजी को फॉर्म किया गया था। क्यों फॉर्म किया गया था वो आपका चौथे सेंटेंस में है कि फॉर्म क्यों किया गया था, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू प्राइम मिनिस्टर्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एंड देयर इमीडिएट फैमिलीज। तत्कालीन प्रधानमंत्री या करंट प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री जो हैं, पहले के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और इनके परिवारों को, इनके क्लोज रिलेटिव्स, इनके डायरेक्ट इमीडिएट फैमिलीज, मतलब इनके बेबी बच्चे, इनके दूर के रिश्तेदारों को नहीं, इनके क्लोज फैमिली, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम है एसपीजी का, जो कि फॉर्म हुआ था राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद। एंड इसमें जो लीडर होता है एसपीजी का, जो लीडर होता है वो होता है डायरेक्टर ऑफ एसपीजी जो होता है, he cannot be a person below the rank of ADG। so IPS का एक बंदा को सेलेक्ट किया जाता है एसपीजी को लीड करने के लिए। एसपीजी का डायरेक्टर एक IPS होता है, इंडियन पुलिस सर्विसेज से बंदा होता है, और वो बंदा होता है नॉट बिलो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एडीजी के नीचे रैंक का बंदा नहीं हो सकता है। तो ये 4 सेंटेंसेज हैं। इसमें एक सेंटेंस गलत है, नंबर 2, 2 नंबर गलत है, बिकॉज एसपीजी को फॉर्म किया गया था 1985 में। 1985 में फॉर्म किया गया था एसपीजी को। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी उन्हीं के एक बॉडीगार्ड के द्वारा, तो उसके आफ्टरमैथ में 1985 में एसपीजी फॉर्म किया गया था। सो दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। सो 2 अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका सेंटेंस सी राइट है, बिकॉज इसको छोड़ के बाकी सेंटेंसेस करेक्ट हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एज पर द एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ 2022-23 2022-23 के जो एस्टिमेट्स आए हैं उस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें बताया गया है कि इस बार का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन है, रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन हुआ है सारे अनाजों में, कैश क्रॉप्स में और फूड क्रॉप्स में। सो ये यहाँ पे अरेंज करना है मिलियन टन्स, प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे बाद में, डिसेंडिंग क्रम में, इन दी कीपिंग इन माइंड प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स। सो व्हीट, शुगर केन, राइस, पल्सेस, ठीक है, शुगर केन, राइस, व्हीट, पल्सेस, राइस, शुगर केन, व्हीट, पल्सेस, राइस, व्हीट, शुगर केन, पल्सेस। पॉज करके आप सोचिए और आंसर दीजिए, तब तक मैं बता दूंगा इसका आंसर। इसका सही आंसर है बी सही आंसर है। शुगर केन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हुआ मिलियन टन्स में, नीचे दिया हुआ है। शुगर केन है 494 टन, राइस हुआ है 135 टन के आसपास, व्हीट 112 टन के आसपास, और दाल
28 टन के आसपास। क्या ये नंबर्स आपको याद रखने हैं? बिल्कुल नहीं, नंबर्स याद नहीं रखने, बट ये इस तरह का क्वेश्चंस आता है जहाँ पे एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि देश में चावल ज़्यादा होता है कि गेहूं ज़्यादा होता है। एक रफ आइडिया होना चाहिए कि चावल यूजुअली गेहूं से ज़्यादा होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, शुगर केन दोनों से काफ़ी ज़्यादा होता है, 494 लगभग 500, और दाल काफ़ी कम होती है। उसीलिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं पल्सेस को ग्रो करने के लिए, और ज़्यादा पल्सेस ग्रो करने के लिए। पल्सेस कम क्यों होती हैं? बिकॉज पल्सेस को ना तो ग्रीन रिवोल्यूशन का फ़ायदा मिला है, ना तो उनको इरिगेशन फैसिलिटी का फ़ायदा मिलता है। नॉर्मली पल्सेस होती हैं ड्राई लैंड में, रेन फेड एरियाज में, रेन फेड जहाँ पे सिर्फ बारिश से काम चलाना पड़ता है, जहाँ पे डैम्स नहीं है, कैनाल्स नहीं है, नहरें नहीं है और बांधे नहीं है, पानी की अवस्था ठीक नहीं है। स्पेशली सेंट्रल इंडिया का जो प्लेट्यू एरिया है, वहाँ पे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे दाल ज़्यादा होती है, क्योंकि दाल ऐसी क्रॉप्स है जो कि कम पानी में भी उग जाती हैं, ठीक है, कम खाद में कम पानी में चल जाता है इसका। सो बट उसका कारण, उसका एज अ रिजल्ट क्या होता है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और इवन एरिया अंडर प्रोडक्शन, वो आपका एक, आप कमेंट में देखिए और आई मीन सॉरी, आप ये चेक कीजिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, चेक करके आप कमेंट कीजिए कि एरिया अंडर क्रॉप्स को अरेंज कीजिए। आप शुगर केन, राइस, व्हीट और पल्सेस में का एरिया चेक कीजिए कि एरिया वाइज किसको ज़्यादा एरिया दिया जाता है हमारे खेतों में। शुगर केन को ज़्यादा एरिया में उगाया जाता है, या राइस को, या व्हीट को, या दाल को। उसका आप एक रफ एस्टिमेट देख के समझ लीजिए किसको ज़्यादा एरिया दिया जाता है। सो ये था आज के 5 क्वेश्चंस। इस तरह से ही मैं 4-5 करके क्वेश्चंस हर दिन लाता रहूँगा हर दिन। तो आई मीन एंड ऑल दिस क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स के से ही लिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी वीडियोस देखिए जहाँ पे मैं और भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। थैंक यू, बाय बाय।